Hello friends, welcome back to another lecture. And in this lecture we are going to cover emergency provisions. Okay, and we have already covered citizenship, union and its territories, fundamental rights, fundamental duties, DPSP. All right, and now we are going to cover emergency provisions. चलिए start करते हैं फिर. So whenever you hear this word emergency, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि वाई डू आर कॉन्स्टिट्यूशन नीड दिस, वाई डू वी नीड दिस, वाई डू वी नीड एमरजेंसी. ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि टू इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट एबनॉर्मल सिचुएशंस और अनफोर्सिन सिचुएशंस. सेंट्रल गवर्नमेंट ताकि ये जो एबनॉर्मल सिचुएशंस होती हैं इनको टैकल कर सके, क्योंकि एमरजेंसी के अंदर फेडरल प्रोविज़न को यूनिटरी प्रोविज़न में चेंज कर दिया जाता है. ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन है. टू सेफ गार्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, इसलिए भी हमें इसकी ज़रूरत है. वो ऐसा क्यों होता है ये हम आगे देखने वाले हैं, आगे आने वाली स्लाइड्स में. एंड इट कन्वर्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी स्ट्रक्चर. ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब यूनिटरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि स्टेट्स जो होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स, इनसे सारी पावर जो है सेंटर में आ जाती है. ठीक है, सेंटर के पास आ जाती है सारी पावर, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड पावर, जितनी भी पावर्स होती हैं वो सेंटर के पास आ जाती हैं. तो वो इस केस में यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है. ये मैं ऑलरेडी आई थिंक सेकंड या थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेशनल इमरजेंसी. पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल इमरजेंसी है, देन उसके बाद हम प्रेसिडेंट्स रूल पढ़ेंगे. ओके, एंड देन फाइनेंशियल इमरजेंसी. चार आर्टिकल आपको याद रखना है: 352, 356, 365, 360. ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 352, देन 356, 365 एंड देन 360. 352, 356, 365, 360 और आपकी पूरी इमरजेंसी प्रोविजंस कवर हो गए हैं. नेशनल इमरजेंसी 352 के अंडर है. 356 और 365 प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड प्रावधान के बारे में बात करते हैं और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं. ठीक है, चलिए देख लेते हैं आर्टिकल 352 में क्या गिवन है. प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन. ठीक है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं 3 ग्राउंड्स पे, या तो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबेलियन. आर्म्ड रेबेलियन की जगह पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था. ठीक है, इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू चेंज किया गया. इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया गया आर्म्ड रेबेलियन से. क्यों रिप्लेस किया गया? क्योंकि इट वाज वेरी वेग. इसकी डेफिनेशन जो है वो प्रॉपरली गिवन नहीं थी और ये काफ़ी वास्ट था. मतलब इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट टू द पॉइंट नहीं थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए 1975 की इमरजेंसी भी लगाई गई थी. ठीक है, 1975 में. एंड देन 1978 में ही एक्ट लेके आया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया गया किसके साथ? आर्म्ड रेबेलियन के साथ. मस्ट रिसीव अ रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट टू डिक्लेयर इमरजेंसी. ठीक है, रिटन रिकमेंडेशन कैबिनेट की बहुत ज़रूरी है. इसके बिना इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती और ये प्रावधान लाया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में. ठीक है, बेसिकली जितने भी चेंजेस लाए गए हैं नेशनल इमरजेंसी के अंदर, जो उसकी इमरजेंसी की पावर को लिमिट करते हैं, ठीक है, जो इमरजेंसी की पावर को लिमिट करते हैं वो सारे के सारे प्रावधान लाए गए हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. ठीक है,
अब देखिए रिटर्न रिकमेंडेशन भी तो इसकी पावर को जो है लिमिट कर रहा है ना। अगर रिटर्न रिकमेंडेशन ज़रूरी ना होती तो प्रेसिडेंट के लिए कितना आसान हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी लगाना, राइट। तो इसलिए ये इसको लिमिट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है। ऑलराइट, क्यों ऐड किया गया था? क्योंकि 1975 में जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने एडवाइस किया था प्रेसिडेंट को कि वो डिक्लेयर कर दें नेशनल इमरजेंसी, एंड उन्होंने कंसल्ट नहीं किया था अपनी कैबिनेट से, ठीक है। बिना कैबिनेट से कंसल्ट किए उन्होंने एडवाइस कर दिया था प्रेसिडेंट को कि वो डिक्लेयर कर दे नेशनल इमरजेंसी। इसलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रावधान लाया गया कि रिटर्न रिकमेंडेशन के बिना ऐसा नहीं किया जाएगा। इट कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। या तो पूरी कंट्री में या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में भी लगाई जा सकती है नेशनल इमरजेंसी। और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था कि किसी पार्ट में लगाई जा सकती है या नहीं, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने से पहले केवल इतना ही था कि पूरी कंट्री में ही लाई जा सकती है नेशनल इमरजेंसी। कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मालाफाइड, एब्सर्ड या फिर बेस्ड ऑन इररेलेवेंट फैक्ट्स, ठीक है। और ये मिनर्वा मिल केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला मिनर्वा मिल केस में कि नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड को नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई है, इसको चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइड, एब्सर्ड, परवर्स या फिर बेस्ड ऑन इररेलेवेंट फैक्ट्स, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बारे में बात कर लेते हैं। इट मस्ट बी अप्रूव्ड इन 1 month बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, विद स्पेशल मेजॉरिटी। ऑलराइट, इफ approved continue for 6 months and reapproval after every 6 months, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर अंदर दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस से ये स्पेशल मेजॉरिटी से हमें पास करानी होती है, और अगर पास होती है तो 6 महीने के लिए कंटिन्यू होती है, एंड आफ्टर एवरी 6 months इट शुड बी रीअप्रूव्ड आफ्टर एवरी 6 months, ठीक है। ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया, ठीक है, राइट। ये भी देखिए इसकी पावर को लिमिट कर रहा है कि हर 6 महीने बाद फिर से रीअप्रूवल लेना है। ये भी लिमिट ही कर रहा है ना इसकी पावर्स को। तो ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। ऑलराइट, रेवोकेशन। अब इसको अगर एक बार लग जाते तो फिर इसको हटाएंगे कैसे? प्रेसिडेंट हटा सकते हैं किसी भी टाइम पे विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ओके, पहली बात। देन इफ लोकसभा पासिस अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द इमरजेंसी देन द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक इट। यानी कि अब पावर लोकसभा के हाथ में भी है। डिसअप्रूवल ओनली नीड्स कंकरेंस ऑफ लोकसभा विद सिंपल मेजोरिटी। यानी कि डिसअप्रूव अगर उसे कर रहे हैं तो हमें दोनों हाउसेस से पास कराने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमें स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत है। केवल लोकसभा से पास कराना है विद सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एंड लोकसभा दे बोथ कैन रिवोक नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, एंड वी नीड ओनली सिंपल मेजोरिटी फॉर दिस। अब सेंटर स्टेट के रिलेशंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। सेंटर कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू द स्टेट रिगार्डिंग एनी मैटर। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सेंटर के द्वारा दिए जा सकते हैं किसी भी स्टेट को किसी भी मैटर पे, और स्टेट बाध्य है उसे मानना ही पड़ेगा अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट नॉट सस्पेंडेड बट अंडर कंप्लीट कंट्रोल। स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं की जाती है प्रेसिडेंट, हालांकि प्रेसिडेंट रूल में ऐसा होता है, प्रेसिडेंट रूल में किया जाता है ऐसा, अभी देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं किया जाता है, बट वो सेंटर के कंट्रोल में ही होती है। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेशनल इमरजेंसी के अंदर पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, और उसके पास ओवरराइडिंग पावर भी होती है। ओवरराइडिंग पावर मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी स्टेट लिस्ट पे कोई लॉ लेके आती है, ठीक है, और अगर सेम सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट भी लॉ लेके आ रही है तो पार्लियामेंट का लॉ माना जाएगा, ना कि स्टेट का,
ठीक है, ये होती है ओवर राइडिंग पावर, ऑलराइट, जो कि पार्लियामेंट के पास है नेशनल इमरजेंसी के केस में। प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123, ठीक है। आई थिंक यू एवरीवन शुड बी वेल फैमिलियर विद दिस वर्ड नाउ, ऑर्डिनेंस, क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसका रेशियो है 11 ऑर्डिनेंसेस पर ईयर का, यानी कि हर साल वो कम से कम 11 ऑर्डिनेंसेस लेके आ रहे हैं। और जो मनमोहन जी की गवर्नमेंट थी उनका रेशियो था, उनका एवरेज था 6 ऑर्डिनेंसेस पर ईयर। सी द डिफरेंस, वो उनकी गवर्नमेंट एक साल में 6 ऑर्डिनेंसेस लेके आ रही थी और बीजेपी गवर्नमेंट लेके आ रही है 11 ऑर्डिनेंसेस पर ईयर, ठीक है। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम तब पढ़ेंगे जब हम पार्लियामेंट के अंदर ऑर्डिनेंसेस को देखेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ठीक है। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस भी लेके आ सकते हैं अंडर आर्टिकल 123। पार्लियामेंट्री लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स आर वैलिड अंटिल 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज़ एंडेड। जो पार्लियामेंट लॉ लेके आएगी किसी स्टेट सब्जेक्ट पे वो केवल और केवल 6 महीने तक ही वैलिड रहेंगे, ठीक है। 6 महीने मतलब इमरजेंसी ख़त्म होने के 6 महीने बाद तक ही वैलिड रहेंगे, उसके बाद वैलिड नहीं रहेंगे। अब फाइनेंशियल मैटर में क्या चेंजेस आते हैं? प्रेसिडेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू। देखिए, अंडर फाइनेंशियल कमीशन जो कि हर 5 साल में बनाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, इसके अंदर हर स्टेट के शेयर फिक्स किए जाते हैं कि हर स्टेट को इतना सेंटर जो है पैसे या फिर पैसे दिए जाएंगे सेंटर के द्वारा, तो वो उसमें भी चेंजेस कर सकता है प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी में, ठीक है। इट कैन ही कैन रिड्यूस और कैंसिल ट्रांसफर्स टू स्टेट्स फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से जो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं स्टेट को वो भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल जो है पावर्स आ जाती हैं प्रेसिडेंट के पास नेशनल इमरजेंसी में। लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसके बारे में बात करने हैं कि लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का, लोकसभा की लाइफ के ऊपर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ के ऊपर। कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years, मतलब 5 साल के बाद 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है लोकसभा के टर्म को, ठीक है। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। एक्सटेंशन एंड्स आफ्टर 6 months, और नेशनल इमरजेंसी हटने के 6 महीने के बाद ये एक्सटेंशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये लोकसभा के बारे में था, बाय द वे, लोकसभा के बारे में। ये है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो एक्सटेंड द टर्म ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 1 year एट अ टाइम। एक्सटेंशन एंड्स 6 months आफ्टर इमरजेंसी एंडेड, ठीक है। सेम ही है, बस लोकसभा के लिए ये है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ये है, बाकी दोनों में सेम ही है। 1 साल से बढ़ाया जा सकता है और 6 महीने इमरजेंसी एंड होने के 6 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पे क्या असर पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों आर्टिकल, ठीक है। 358 एंड 359। आर्टिकल 358 बोलता है कि आर्टिकल 19 इज़ ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। आर्टिकल 19 किसके बारे में बात करता है? 6 फ्रीडम्स के बारे में बात करता है, राइट। आर्टिकल 19 के बारे में 6 फ्रीडम्स के बारे में बात की गई है। तो वो सारी की सारी फ्रीडम जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दी जाती हैं। किस केस में? केवल और केवल एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर, अगर इन दोनों ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी लगी है तो ही होता है ऐसा, ठीक है। अगर थर्ड पे लगी है आर्म्ड रेबेलियन पे, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। उस केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आर्टिकल 359 बोलता है कि सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 एंड 21 को नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 359 इसके बारे में बात करता है। अब प्रेसिडेंट रूल को देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेसिडेंट रूल के बारे में अब बात करते हैं। आर्टिकल 355, सेंटर
हैज़ अ ड्यूटी टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज़ रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 355 डायरेक्टली प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर हैज़ अ ड्यूटी टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज़ रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कि सेंटर की ये ड्यूटी होती है ये चेक करना कि सारी स्टेट रन कर रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आर्टिकल 355 के अंडर गिवन है। ओके, नाउ 356 एंड 365 ये दोनों प्रेसिडेंट रूल से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। कैसे वो देखते हैं। अंडर 356 के अंदर ये गिवन है कि सेंटर कैन टेक ओवर अ स्टेट गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, मतलब सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर कर सकते हैं अगर किस ग्राउंड पे, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है कोई स्टेट गवर्नमेंट तो सेंटर टेक ओवर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, ये 356 के अंदर गिवन है। और आर्टिकल 365 बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं बिना गवर्नर की रिपोर्ट के भी। ठीक है, इवन विदाउट द गवर्नर्स रिपोर्ट प्रेसिडेंट कैन इशू अ प्रोक्लेमेशन इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 356 ये बोलते हैं कि सेंटर स्टेट ये यहाँ पे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, मतलब अगर आपको 356 याद रखना है कि 356 किससे रिलेटेड है तो बस ये याद रख लीजिए, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, इस ग्राउंड पे सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को ओवरटेक कर सकता है। देन 365 बोलता है कि प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं गवर्नर की रिपोर्ट के बिना भी। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल डायरेक्टली रिलेटेड हैं प्रेसिडेंट रूल से। 352 देख चुके हैं हम। नाउ 356 एंड 365 ये प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल देखिए उसके अंदर 1 महीने था। ठीक है, इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी के अंदर 1 मंथ एंड स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, अब प्रेसिडेंट रूल जो है इतना कुछ वो इतना क्रिटिकल नहीं होता है जितना नेशनल इमरजेंसी होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें 1 महीने की इसमें टाइम लिमिट भी कम है और मेजोरिटी भी स्पेशल है। ठीक है, अब अगर प्रेसिडेंट रूल इतना क्रिटिकल नहीं है तो इसीलिए उसके अंदर 2 महीने, ठीक है, 2 मंथ्स और मेजोरिटी भी सिंपल चाहिए। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी एंड विद इन 2 मंथ्स जो है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास कराना है। ड्यूरेशन इसकी होती है 6 मंथ्स, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, इसमें मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स तक ही एक्सटेंड किया जाता है और हर 6 महीने के बाद अप्रूवल लेना ज़रूरी है। रेवोकेशन बाय प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, उसके अंदर भी ये वाला प्रोविज़न भी था और उसके अंदर लोकसभा को भी पावर थी, लोकसभा भी रिवोक कर सकता था नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी आपको साथ साथ देखते हुए चलनी है सो दैट यू कैन मेमोराइज देम। इट विल बी अ लॉट ईजियर फॉर यू इफ़ यू डू दिस। ठीक है, सिमिलर पॉइंट्स देखें देन डिफरेंसेस देखें क्या क्या है तो बहुत आसान हो जाता है याद रखना। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं नेशनल प्रेसिडेंट रूल के, तो इट कैन ट्रांसफ़र पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेटर की पावर पार्लियामेंट के पास आ जाती है। ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द सीएम इज डिसमिस्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा जैसे ही दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो केजरीवाल की जो कैबिनेट होती है, हमारे सीएम है उनकी कैबिनेट होती है, उसे डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है, याद रख सकते हैं आप ऐसे कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द सीएम इज डिसमिस्ड। और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेसिडेंट रूल लगाने का कारण भी यही होता है कि वो मतलब सेंटर में जो सरकार है वो चाहती है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम डिसमिस हो जाए। ठीक है, ये किसी बुक में लिखा नहीं होता है लेकिन ये ऑब्वियस होता है काफ़ी। गवर्नर कैरीज ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। जो गवर्नर होता है जिसे प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के अंदर गवर्नर के हाथ में सारी पावर आ जाती है। ठीक है,
और वो एक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑलराइट, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर भी होती है कि वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन नॉट बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्रेसिडेंट हाई कोर्ट की पावर्स को और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब सरकारिया कमीशन एक गठित की गई थी सेंटर स्टेट रिलेशंस पे, ठीक है, और सरकारिया कमीशन ने ये बताया था कि प्रॉपर यूज़ के बारे में बताया था प्रेसिडेंट रूल के। उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी और बोला था कि अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्रेसिडेंट रूल लगाया तो वो प्रॉपर यूज़ होता है प्रेसिडेंट रूल का। ठीक है, वो गाइडलाइंस क्या है वो देख लेते हैं एक बार। या तो स्टेट के अंदर हंग असेंबली हो, यानी कि कोई भी पार्टी कोई भी पार्टी सिक्योर नहीं कर पाई है एक मेजोरिटी आफ्टर स्टेट इलेक्शंस। ठीक है, मतलब किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है सरकार बनाने के लिए, तो हंग असेंबली बोलते हैं उसको। अगर उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है तो वो प्रॉपर यूज़ होता है। देन सेकंड, अ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन बाय द सेंटर इज डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट। या फिर कोई सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन दिया किसी स्टेट को और उस स्टेट ने उसे मानने से इनकार कर दिया, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल प्रॉपर वे से लगाया गया है ये माना जाता है। या फिर इफ़ स्टेट गवर्नमेंट एक्ट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट उन्होंने कोई एक्ट लेकर आई है या फिर कुछ एक्ट किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उस केस में भी प्रॉपर यूज़ है। स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू डिस्चार्ज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। या फिर स्टेट गवर्नमेंट ये मना कर दे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशंस हैं स्टेट के पास, स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशनली ओब्लिगेशंस स्टेट के ऊपर हैं वो उन्हें मानने से इनकार कर दे। ठीक है, तो उस केस में भी अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो वो प्रॉपर केस माना जाएगा प्रेसिडेंट रूल का। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। 352 डन, 356 एंड 365 वी आर डन विद दीज एज वेल एंड नाउ इट्स 360। लेट्स स्टार्ट विथ 360। तो आर्टिकल 360 के अंडर ये गिवन है कि प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन्ड। यानी कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर क्रेडिबिलिटी हमारे देश की वो खतरे में है, तो आर्टिकल 360 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, हालांकि ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ है कि हमारी कंट्री में अंडर आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई हो, बट कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर ये भी गिवन है, तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये प्रावधान ऐड किया गया कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो उसे जुडिशियली भी रिव्यू किया जा सकता है कि किस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई है। ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल देख लेते हैं इसका। अप्रूव कराना है बोथ द हाउसेस, ठीक है, और 2 महीने के अंदर अंदर कराना है और सिंपल मेजोरिटी से कराना है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी इन दोनों के जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है वो बिल्कुल सेम है, 2 महीने और सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी अगर आपको पता होंगे कि दोनों सिमिलर हैं। इफ़ लोकसभा इज डिसॉल्व देन इट मस्ट अप्रूव इट विद इन 30 days ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन। अगर लोकसभा डिसॉल्व है उस टाइम पे, तो जैसे ही लोकसभा गठित होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है अप्रूव कराना है लोकसभा से फाइनेंशियल इमरजेंसी को। ठीक है, गिवन दैट राज्यसभा अप्रूव्स इट इन द मीनवाइल। सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, रेवोकेशन हटाई कैसे जाएगी? डजंट नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल, कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड कैन कंटिन्यू इंडेफिनेटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये भी 6 महीने के लिए होती है और 6 महीने के बाद फिर से रीअप्रूवल चाहिए होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इट कैन कंटिन्यू इंडेफिनेटली। रीअप्रूवल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। रिपीटेड अप्रूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होता है? रेजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय द स्टेट। स्टेट अगर किसी भी फाइनेंशियल बिल या फिर मनी बिल को पास कराता है तो उन्हें रिजर्व करने पड़ेंगे वो बिल प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए। ठीक है, ओब्लिगेटरी हो जाएगा ये ऑप्शन स्टेट्स के ऊपर। प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ पर्सन्स सर्विंग अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि रिड्यूस कर दी जाए सैलरीज उनकी सैलरीज जो यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के जज। ठीक है, सेंटर गेट्स फुल कंट्रोल ओवर द स्टेट्स फाइनेंशियल मैटर, और सेंटर के हाथ में स्टेट के सारे फाइनेंशियल मैटर्स आ जाते हैं। ठीक है, यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये इमरजेंसी थी 352, 352, 356, 365 एंड देन 360। ठीक है, ये इमरजेंसी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट गाइज। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइज।